तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बुक है, उसका ऑडियो सीरीज़ हम तैयार करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं पहले चैप्टर से। टोटल यहाँ पर अगर चैप्टरों की बात करें तो टोटल 32 चैप्टर हैं। 32 चैप्टरों की जो शुरुआत है, जैसे आपका राजस्थान का ऐतिहासिक भूगोल और उसका जनजीवन पर प्रभाव किस तरीके से पड़ा है। जो भी राजस्थान का भूगोल है, इतिहास के साथ में भूगोल को कनेक्ट किया गया है, उसका राजस्थान के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसमें आपके आ जाएगा कि राजस्थान का नाम किस तरीके से पड़ा, पर्वतीय प्रदेश, पठार, मैदान, रेगिस्तान, नदियों की स्थिति क्या है, जलवायु और वनस्पति। फिर पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के ऐतिहासिक साधन जैसे पुरातत्व संबंधी जो भी स्मारक हैं, अभिलेख हैं राजस्थान के, मुद्रा है और इतिहास के जो साहित्य हैं। उसके बाद में राजपूत राज्यों के उदय से के पूर्व प्राचीन राजस्थान, ये चैप्टर 2 में बताया गया है। तो चैप्टर बाई चैप्टर हम देखते हैं। पहले हम पहला चैप्टर ही देख लेते हैं, राजस्थान का ऐतिहासिक भूगोल और उसका जनजीवन पर प्रभाव किस तरीके से पड़ा है। तो जब हम नाम की बात करते हैं, सारे राजस्थान के लिए पहले एक नाम का प्रयोग नहीं होया पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम पहले लिए जाते थे। उनके कितने ही भागों के प्राचीन और मध्य युग में अलग अलग नाम थे। उनके कुछ भाग है अन्य प्रदेशों के अंतर्गत आते थे। जैसे अगर हम बात करें, वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर के ज़िले हैं, वो महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। तो कभी कभी उनका नाम है कुरु जांगला या माद्रे जांगला भी मिलता है, जो कुरु और मद्र के पड़ोसी देशों के नाम से संबंधित था। और इनकी राजधानी जो थी अहिछत्रपुर थी, जिसको इस समय नागौर कहते हैं। तो नागौर को पहले अहिछत्रपुर के रूप में जाना जाता है। बीकानेर के राजा है, इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण उनको हम जंगलधर बादशाह कहते हैं। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में जय जंगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। जांगल देश के आसपास के भाग को हम सपाद लक्ष्य कहते हैं, जिस पर चौहानों का अधिकार था और उन्हें इसलिए सपाद लक्षीय नृपति भी कहते हैं, क्योंकि वो सपाद लक्ष्य पर अधिकार किए हुए थे, इसलिए उनको सपाद लक्षीय नृपति भी कहते हैं। जब उनके राज्य का विस्तार हुआ तो राज्य की राजधानी शाकंभरी, जिसको हम सांबर बोलते हैं, वो हो गई और वे शाकंभेश्वर कहे जाने लगे। जब उनकी राजधानी शाकंभरी हो गई तो उनको शाकंभेश्वरी कहे जाने लगे। और जब इनकी राजधानी अजमेर में हुई तब इनके राज्य विस्तार में मारवाड़, बीकानेर, दिल्ली और मेवाड़ के बहुत से भाग यहाँ पर शामिल हो गए। प्राचीन काल में उत्तरी भारत में कुरु, मत्स्य, शूरसेन बहुत ही विस्तृत राज्य थे। अलवर राज्य का उत्तरी भूभाग है, तो जो भी अलवर राज्य का उत्तरी विभाग है वो कुरु देश के अंडर में आता था। दक्षिण और पश्चिमी भाग है वो मत्स्य देश के अंडर में आता था और पूर्वी विभाग है वो शूरसेन देश के अंतर्गत आता था। भरतपुर और धौलपुर राज्य हैं और करौली राज्य के अधिकांश भाग हैं शूरसेन देश के अंतर्गत आते थे। शूरसेन राज्य की राजधानी है मथुरा और मत्स्य की राजधानी विराट और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। उसके बाद में क्या होता है, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम है वो किव था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका को नगरी कहते हैं, जो चित्तौड़ से 7 मील उत्तर में है। वहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा है, जिससे उसे मेलपाट या फिर प्रागवाट भी कहा जाता है। अथवा सतत रूप से यहाँ के शासक मलेच्छों से संघर्ष करते रहे हैं, इसलिए इस देश को मेद अर्थात मलेच्छों को मारने वाला भी संज्ञा दी गई है और इसे मेदपाट हम कहने लगे हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के प्रदेश को हम बागड़ कहते हैं और आज भी यह भाग है उसी नाम से जाना जाता है। जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को हम बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं।
जोधपुर के राज्य को मरु और फिर मरुवार और मारवाड़ भी कहा जाने लगा है। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरत्रा कहते हैं और सरोई के हिस्से की गणना है अबूर्द यानी आबू देश में की जाती है। और जैसलमेर राज्य का पुराना नाम जो है वो माड़ था। और कोटा और बूंदी जो पहले सपादलक्ष के अंतर्गत थे, हाड़ौती कहलाने लगे। और झालावाड़ राज्य और टोंक के छबड़ा, पिराब और सरोज मालवा देश के अंतर्गत माने जाते थे। इसी प्रकार हम भौगोलिक विशेषताओं को लेकर भी राजस्थान के कुछ भागों के नाम रखे गए थे। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें माही नदी की, माही नदी के पास वाले प्रतापगढ़ के भूभाग को कांठल कहा जाता है क्योंकि वह माही नदी के कांठे अर्थात किनारे का या सीमा का भाग है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग को 56 ग्राम समूह थे, इसलिए उस भाग को हम 56 कहलाने लगा। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भाग को मेवल और देवलिया। और मेवाड़ की अगर हम बात करें मेवल के निकटतम प्रदेशों को मूडोल यानी मंडल कहते थे क्योंकि वह एक स्वतंत्र मंडल था। फिर भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया के पठारी भाग को ऊपरी नाल कहते थे। जरगा और रागा के पठारी भाग हमेशा हरे भरे रहते थे, इसलिए इसे देसरों कहा जाता था। और उदयपुर के आसपास पहाड़ियाँ होने से इस प्रांत को हम गिरवा कहते थे। तो इस प्रकार वर्णन से हमें स्पष्ट होता है कि जिस देश के भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा है। मुग़ल इतिहासकार राजपूत शब्द को बहुवचन में लिखने में राजपूता प्रयुक्त किया करते थे और इसी आधार पर संभवतः गोंडवाना, तेलंगाना आदि के ढंग पर अंग्रेज़ों ने इन राज्य का नाम राजपूताना अर्थात राजपूतों का देश रखा। राजपूताने के प्रथम और प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने पुरानी वहियों के अनुसार इस राज्य का नाम रजवाड़ या राजस्थान दिया था, जो राजाओं या उनके राज्यों का सूचक था। ख्यात लेखक अलग अलग राज्यों के लिए जिनके वे आश्रित थे राजस्थान शब्द का प्रयोग करते थे। आगे चलकर सारे राज्य के लिए एक लौकिक रूप को बदल करके राजस्थान प्रयुक्त किया जाने लगा और आज भी एक इकाई के रूप में इसी नाम से ये विख्यात है। तो ये तो होगी राजस्थान के नाम की कहानी कि राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र किस तरीके से नाम को जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र किसकी वजह से जाना जाता है, क्या नाम था उसका। अब बात करते हैं हम राजस्थान की भौगोलिक अवस्था की। राजस्थान आकार में अगर हम बात करें विषम कोणीय चतुर्भुज है, जिसके उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी कोणों में उत्तर में अगर हम देखें बीकानेर है और पश्चिम में जैसलमेर और दक्षिण की बात करें तो बांसवाड़ा और पूर्वी भाग की बात करें तो धौलपुर है। इसके पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में पंजाब, उत्तर पूर्व और पूर्व में उत्तर प्रदेश और पूर्व में ग्वालियर और दक्षिण में मध्य प्रदेश और गुजरात है। यह समूचा राज्य लगभग 22.3 डिग्री से लेकर के 30.12 उत्तरी अक्षांश और 69.30 से लेकर के 78.17 पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,32,147 वर्ग मील है। तो राजस्थान का अगर आप अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश रहते हैं और देशांतर रहते हैं। अक्षांश और देशांतर की बात करें तो अक्षांश आपका पड़ेगा 22-30 से 30-12 यानी 22-3 से 30-12, ठीक है। ये आपका उत्तरी अक्षांश है। और अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर जैसे अक्षांश में 8 का अंतर है वैसे ही देशांतर में भी 8 का ही अंतर है, 69 से 78। तो जैसे 22.3 है उसी तरीके से 69.3 है देशांतर में भी और 78.17 है। जैसे 8 का अंतर है तो उधर 8 का हो जाएगा 78.17 देशांतर। इस समय राजस्थान में पहले के 18 राज्य और अजमेर के विलीनीकरण की एक इकाई जिसमें 26 ज़िले हैं। तो यहाँ पर टोटल 26 ज़िले थे उस समय जब की बात है। अभी हम बात करें इस राज्य के आंतरिक स्थिति पर जब हम नज़र डालते हैं तो इसकी बनावट के आधार पर 5 स्पष्ट प्राकृतिक भाग दिखाई हमें देते हैं।
पर्वतीय प्रदेश हमें दिखाई देते हैं, पठारी भाग दिखाई देते हैं, मैदानी हिस्सा हमें दिखाई देता है, मरुस्थलीय भाग हमें दिखाई देता है और नदियों का प्रसार हमें दिखाई देता है। यदि इन प्राकृतिक भूभागों की जलवायु, वर्षा, वनस्पति और उपज के संदर्भ में अध्ययन किया जाए तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान की भौगोलिक अवस्था का प्रभाव ऐतिहासिक घटनाओं, यहाँ के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर विशेष रूप से दिखाई देता है। और यह तो ठीक ही है, जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उनमें भौगोलिक स्थिति का एक बड़ा हाथ हमने देखा है और यह राजस्थान के संबंध में भी हमें बहुत अधिक स्पष्ट है कि जिस तरीके से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उसी तरीके से यहाँ पर संस्कृतियों का निर्माण हुआ है। अगर हम पर्वतीय प्रदेशों की बात करें राजस्थान के, तो राजस्थान का पर्वतीय श्रेणियाँ इस राज्य को दो प्राकृतिक भागों में अलग करती हैं, जिसको पश्चिम और पूर्वी विभाग हम कह सकते हैं। ये श्रेणियाँ हैं अरावली पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इनकी प्रमुख श्रेणी राजस्थान के ईशान कोण से प्रारंभ होकर के नेत्रन्य कोण तक चली गई हैं और ये पहाड़ श्रृंखलाबद्ध रूप से आपके पहाड़ देख सकते हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में चौड़े हो जाते हैं ये पहाड़ और आबू में गुरु शिखर पर सबसे ऊंचे हो जाते हैं और इसकी एक श्रेणी मांडलगढ़ से चलकर के बूंदी, कोटा, झालावाड़ तक फैली हुई है। जोधपुर में अरावली बिलग पहाड़ियों के रूप में और जैसलमेर में ऊंचे टीले के रूप में दिखाई हमें देती है। ये पर्वतमालाएं और पहाड़ी घाटियाँ उन आदिम निवासियों के लिए सुरक्षा का साधन बन गई थी जिन्हें हम भील, मीणा और मेर आदि कहते हैं, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा का साधन था। इन भागों में रहते हुए इन जातियों ने अपने आप को बाहरी संपर्क से अलग रखा, जिससे वे एक लंबे समय तक अपनी संस्कृति को अपने ढंग से परिवर्धित करने में सफल हो सके। उनका जीवन पर्वतों और जंगलों में रहने के कारण एकांत प्रिय और उदात्त बन गया था। उनके रक्षा के साधन और युद्ध के तरीके भी विलक्षण थे, जिनका उपयोग महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा चंद्रसेन ने, महाराणा राज सिंह ने और दुर्गादास राठौड़ ने इन जातियों के सहयोग से इस प्रकार किया कि आक्रमणकारियों को उन्हें परास्त करने में पग पग पर असफलता का सामना करना पड़ा। इन जातियों के सहभाग से राजपूतों ने भी रहन सहन और युद्ध शैली में स्थानीय गुणों को इस तरह अपना लिया कि वे उनके आचरण और व्यवहार के अंग बन गए। वैसे तो ये पहाड़ी प्रदेश कुछ एक जंगली जातियों या नए राज्य संस्थाओं की बस्तियों के लिए कुछ सीमा तक उपयोगी हो सके, परंतु जहाँ तक अगर हम बात करें व्यापार, वाणिज्य, खेती और उद्योग में लगी हुई जातियों का संबंध था, वे इन भागों में अधिक संख्या में नहीं बस सकी। ऐसी स्थिति में यह प्रदेश अधिक जनसंख्या के आबाद करने की क्षमता नहीं रख सका और इसका फल यह हुआ कि आज भी पर्वतीय प्रदेश जनसंख्या के विचार से विशेष रूप से आबाद नहीं हैं। इनमें बस्तियां जो हैं वो दूर दूर हैं, घनी नहीं हैं। इस संपूर्ण पर्वतमाला का राजस्थान के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अरावली की पश्चिम और केंद्रीय मेखला इतनी घनी और दुर्गम है कि इस भाग से दूसरे भाग में आक्रमण होने की कम संभावना रहती है और जिस व्यक्ति के पास इस भाग के सक्रिय मार्गों का अधिकार रहा है उसने अपने भूभाग को शत्रुओं से सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की है। मेवाड़ में होने वाले आक्रमण पश्चिम से न हो सके क्योंकि अरावली की इधर वाली श्रेणियाँ ऊंची और सरलता से पार नहीं की जा सकती थी। इसी तरह हाड़ौती में फैली हुई अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं देश की रक्षा के लिए पर्याप्त थी। अबुल फजल ने इस भाग को पर्वतीय श्रेणियों को ऊंट गर्दन कह करके दुर्गम कहा है। मेवाड़ और मारवाड़ और हाड़ौती के रणस्थलों में जब विदेशियों ने स्थानीय सैनिकों से टक्कर ली तो उन्हें विफलता का सामना करना पड़ा। स्थानीय शासक आक्रमणकारियों को सशक्त सेना का भी मुकाबला घाटियों, गिरिगहरों और पहाड़ी चोटियों की सहायता से कर पाए। योद्धे, मालव, सिबी आदि जातियाँ प्राचीन काल में और मेवाती, राठौड़, सिसोदिया, चौहान मध्य युग में अपने शत्रुओं को पहाड़ियों की स्थिति के कारण नीचा दिखा सके, जिसके लिए इतिहास के पृष्ठ हैं हमें साक्षी देते हैं। इन पहाड़ी प्रदेशों का प्रयोग धर्म स्थानों को आश्रय देने में भी लाभप्रद सिद्ध हुआ है। आक्रमणकारियों से धर्म को बचाए रखने के लिए समृद्ध परिवारों ने अपनी निजी संपत्ति को अनुदान के रूप में देकर के पर्वतीय प्रदेशों में मंदिर और धर्म स्थानों का निर्माण किया। नागदा, एकलिंगजी, धूलेव, रणकपुर, सिहाड़, करेड़ा आदि धर्म स्थानों की स्थिति इस अवस्था का परिणाम है।
परंतु इन पर्वतीय प्रदेशों को संपर्क की असुविधा और यातायात के अभाव के कारण कलात्मक प्रवृत्ति और साहित्यिक उन्नति को पल्लवित करने से लंबे समय तक वंचित होना पड़ा। आज भी इस भाग की गणना पिछड़े हुए प्रदेशों में की जाती है। अगर हम बात करें अब पठारों की, जैसे पर्वतीय चीज़ों की बात होगी, अब पठारों की बात करें तो राजस्थान का पठार है चित्तौड़ से बेंगू, बिजोलिया, मांडलगढ़ और हाड़ौती के निकटतम भूभागों में फैला हुआ है। अधिक ऊंचा न होने, एक स्थान से दूसरे स्थान में चौड़ा होने और उपजाऊ होने के नाते पठारी भाग का बड़ा महत्व है। इसकी केंद्रीय स्थिति ने इसके अंतर्गत बड़े नगरों की स्थापना, धर्म स्थानों के निर्माण और राजनीतिक प्रभुता को परिवर्धित करने में बड़ा सहयोग दिया है। चौहानों और उसके पीछे तुर्क, मुग़ल, अंग्रेजी शक्ति को सुदृढ़ कर बनाने में इसका बड़ा उपयोग रहा है। चंद्रवरदाई और सूर्यमल मिश्रण की उद्भूति यह संकेत करती है कि यह मानसिक विकास में भी पठारी भाग अपना स्वतंत्र स्थान रखता है। अगर हम मैदानों की बात करें तो प्राकृतिक विभागों में उपजाऊ मैदानों ने राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को एक नई दिशा दी है। ये मैदानी नदियों के तटीय भाग और पहाड़ियों की चोटी घाटियों में मिलते हैं। मेवात का दक्षिण भाग, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर से मालवा की सीमा के भूभाग उपजाऊ मैदान हैं और इसी क्षेत्र में आबादी घनी है। बड़े पैमाने पर यहाँ के निवासी खेतों, पशुपालन, व्यापार और विविध व्यवसाय में लगे रहते हैं। युद्ध के अवसर पर अभाग्यवश इसी मैदानी भाग को आर्थिक संकट उठाना पड़ा था और जन और पशुधन की क्षति यहाँ पर झेलनी पड़ी थी। अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग राजस्थान का रेगिस्तान है, जो उत्तरी भाग छोर से गुजरात की सीमा तक अरावली के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के अधिकांश भाग सम्मिलित हैं। प्राचीन जैन ग्रंथ और मुग़ल तवारीखों में इस रेतीले भाग का वर्णन मिलता है, जिसमें पानी और वनस्पति का अभाव प्रमुख है और इस कमी से यहाँ की आबादी नगण्य है। कोसों यात्रा करने पर कहीं कहीं गांव और पानी की सुविधा मिलती है। पानी के जहाँ जहाँ स्थान मिलते हैं वहाँ कुछ लोग बसते हैं और पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। पानी के सूखने पर बस्तियाँ उजड़ जाती हैं और उनकी तलाश में यहाँ के निवासियों को स्थान स्थान घूमना पड़ता है। सैनिक सुरक्षा और राजनीतिक नियंत्रण के विचार से रेगिस्तान का अपना महत्व है। फिर हम बात करते हैं नदियों की स्थिति के बारे में। राजस्थान में नदियों के बहाव से उनके चारों ओर के ढलाव का अनुमान हो सकता है। उत्तर पश्चिम ढलान को नदियों में सरस्वती और दृष्टदंती प्रमुख है, जिनके आसपास प्राचीन भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। समयांतर में ये नदियाँ सूख गई और यहाँ केवल बरसाती नदी के रूप में घग्गर बहती हुई दिखाई देती है। दक्षिण पश्चिम ढलाव की नदी में लूनी प्रमुख है, जो इस भाग को अधिक उपज का साधन है। सबसे बड़ी लंबी नदी की बात करें, सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, जिसको चमनवती भी कहते हैं, जो मध्य भारत से चलकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में बहती हुई यमुना में जाकर के मिलती है। इसकी सहायक नदियों में बनास है, जिसको वर्णनासा कहते हैं, बेड़च नदी है, खारी नदी है। नदियों की दक्षिण में अगर हम बात करें, दक्षिण में नदियों में माही नदी, सोम नदी, जाखम है, जो बड़ी तेज़ी से पहाड़ी भाग से यहाँ पर बहती हैं और नदियों के आसपास प्राचीन काल में अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ है। आसपास के भाग उपजाऊ होने की से समृद्धि के केंद्रों भी इसके किनारे विकसित हुए हैं। अनेक राज्यों की सीमा निर्धारण में इनका एक राजनीतिक महत्व भी रहा है। माही बांसवाड़ा और डूंगरपुर की ओर, खारी उदयपुर और अजमेर मेवाड़ की सीमा रेखा बनाती है। जब प्रारंभ में राजस्थान में नई संस्कृतियों का विकास और संक्रमण हुआ तो नदियों के मार्गों से बड़ी सहायता मिलती थी। आक्रमण के समय नदियों के किनारों से आक्रामक सेनाओं को मार्गदर्शन देकर के प्रस्थान में सुविधा पैदा की थी और मुग़लों के आक्रमणों में बनास और चंबल के बहाव का यहाँ पर बड़ा ही योगदान मिलता है। अभी हम बात करते हैं जलवायु और वनस्पति की। देखिए, राजस्थान के जनजीवन में जलवायु और वर्षा का अपना महत्व है। यहाँ की जलवायु विशेष रूप से शुष्क है और अधिकांश भागों में वर्षा का अभाव अधिक रहता है। उपज की कमी होने से इस पर विदेशी आक्रमणियों का यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करने में कम उत्साह रहा है। मारवाड़ की विजय के उपरांत शेरशाह का उत्साह कम हो गया था और उसके बाद उसने अपनी नीति को नया मोड़ दे दिया। यहाँ की गर्म हवाएँ और आंधियाँ जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में बड़ी तेज़ी से चलती हैं, सूख कर नहीं होती थी। जलवायु की विषमता के कारण बाबर ने खानवा के बाद राजस्थान के भीतरी भाग में बढ़ने में
अपनी उपेक्षा प्रदर्शित की थी। परंतु जहाँ राजस्थान के बड़े भूभाग हैं तो चित्तौड़, कोटा, बांसवाड़ा अपनी अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्ष में लगभग 40 से 45 इंच वर्षा हो जाने से यहाँ की भूमि है घने जंगलों से ढकी रहती है। इन भागों की वनस्पति एक प्रकार से कई स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देती है और समृद्धि का बहुत बड़ा कारण बनती है। इन्हीं भागों में जंगली पशु पाए जाते हैं और जहांगीर ने इन भागों के जंगलों को आखेट के लिए बड़ा बताया है, यानी बड़ा ही उपयोगी बताया है। इस प्रकार राजस्थान की प्राकृतिक स्थिति में विविधता होते हुए भी एक सूत्रता भी हमें दिखाई देती है। पर्वतीय श्रेणी का सिलसिला, नदियों का बहाव, मरुस्थल का फैलाव, इसके एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसारित होने से समूचे प्रदेश को एक सूत्र में बांधता है। प्राचीन काल के राष्ट्रीय संगठन के तत्व और मध्यकालीन युग का स्वतंत्रता प्रेम राजस्थान के जनजीवन के मुख्य अंग इसलिए बन गए थे क्योंकि यहाँ पर धर्म में भाषा, आचार विचार के बंधन दृढ़ रहे हैं और जनजीवन की संकीर्ण दृष्टि से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। सबसे बड़ी विशेषता भौगोलिक और राजनीतिक संबंध में यह है कि भौगोलिक स्थिति राजनीतिक सीमाओं के निर्माण में बड़ी सहायक रही है। तो अगर हम बात करें, भौगोलिक वातावरण ने हर युग में कला, धर्म, शिक्षा, शासन और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित किया है। अगर राजस्थान में घुमक्कड़ जातियाँ हैं या ऐसी पेशेवर कौमें हैं जो खेती या वाणिज्य में लगी हुई हैं तो इनमें उनके आसपास का वातावरण जिम्मेदार है। इसी प्रकार खाना पीना, रहना आदि का भी अधिकांश में संबंध स्थानीय वनस्पति और भौगोलिक स्थिति से ही है। दक्षिणी राजस्थान की जलवायु और दारिद्र्य का मेल है। साथ ही वस्तुओं की उपलब्धियों के संकोच से यहाँ के निवासियों में शौर्य और स्पष्टवादिता के गुण हैं। उत्तर पूर्व के भाग की समृद्धि ने वहाँ के निवासियों में एक निश्चिंतता और सुख से जीवन बिताने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। हम जानते हैं कि किस प्रकार मेवाड़ के शासक और उनकी प्रजा अपनी आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होते हुए पीढ़ियों तक मुगलों से टक्कर लेते रहे, जबकि जयपुर आदि राज्यों ने परिस्थिति के अनुसार अपना भविष्य निर्धारित कर लिया। इस संबंध में यह कहना ठीक ही है कि ऐसी भौगोलिक वास्तविकता और उनका प्रभाव राजस्थान के जनजीवन पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के ऐतिहासिक साधन क्या रहे हैं। देखिए, जहाँ प्राचीन राजस्थान के निर्माण के साधन अत्यंत न्यून हैं, वहाँ पूर्व मध्यकालीन राजस्थान की जानकारी की सामग्री है वो प्रचुर मात्रा में है। केवल इसके संबंध में कठिनता यह है कि समृद्ध सामग्री चारों ओर बिखरी पड़ी है, जिससे उसकी संग्रहित कर घटनाओं का तिथिपरक उचित अंकन करना साधारणतः साक्ष्य नहीं है। परंतु प्रसन्नता का विषय है कि कर्नल टॉड, कविराज श्यामलदास, महोपाध्याय, डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर ओझा आदि मेधावियों ने अपने ढंग से इतिहास की सामग्रियों का ऐतिहासिक साहित्य के निर्माण और विकास में काफ़ी प्रयोग किया है। फिर भी राजस्थान के इतिहास के अनुशीलन में वैज्ञानिक रूप से साधनों के संग्रह की आवश्यकता है, जिसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, पुरातत्व संबंधी और इतिहास परक संबंधी। अगर हम बात करें पुरातत्व संबंधी की, तो पुरातत्व संबंधी सामग्री सबसे अधिक विश्वस्त है। मूक होते हुए भी इसमें एक ऐसे ऐतिहासिक तत्व निहित होते हैं जो प्रमाणिक है। इनकी विवेचना स्मारक संबंधी, अभिलेख संबंधी और मुद्रा संबंधी शीर्षकों से हम कर सकते हैं। स्मारक संबंधी की बात करें तो स्मारक संबंधी प्रमाणों के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मूर्तियाँ और अन्य प्राचीनतम घोतक कृतियाँ हैं वो आती हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इस प्रकार के प्रमाणों से राजनीतिक इतिहास का सीधा संबंध नहीं है, परंतु इसमें समाज की धार्मिक स्थिति, शिल्प शैली का विशेष रूप से प्रकाश हमें दिखाई देता है। हर्ष माता का मंदिर है आवानेरी, देव सोमनाथ का मंदिर सोम नदी के तट पर है, सास बहू का मंदिर नागदा, देलवाड़ा का मंदिर है आबू में, पुष्कर और चित्तौड़ के सूर्य मंदिर हैं, समिदेश्वर का मंदिर चित्तौड़ में है, किराड़ू और ओसिया के मंदिर और उसमें उत्कीर्ण अत्यंत मूर्तियाँ अपने समय की सभ्यता, धार्मिक विश्वास और कला के गौरव का सम्यक चित्रण करती है। कहीं कहीं मूर्तियाँ आदियों पर प्राय अभिलेख खुदे पाए जाते हैं, जिसमें इतिहास संबंधी तिथियाँ, घटनाएं और व्यक्तियों के विशेष का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसी प्रकार कई प्राचीन नगरों के भग्नावशेष उसमें अधूर्णा, आमेर, नागदा, कल्याणपुर, जावर, बसी, मेड़ता, मंडोर, भीनमाल आदि प्रमुख हैं। वे काल विशेष के वास्तु, नगर निर्माण और शिल्प शैलियों के साथी हैं। पुरानी इमारतों के प्राचीरों और भित्तियों के पाषाण पट्टियों और मकानों के खंडरों से सामाजिक स्थिति को अच्छा बोध होता है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ से
जैन धर्म की 11वीं शताब्दी में बढ़ती हुई प्रगति का बोध होता है। मंडोर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और आबू के पुराने भग्नावशेषों का सैनिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व भी कुछ कम नहीं है। अभिलेख संबंधी की बात करें तो अभिलेख संबंधी प्रमाण भी पुरातत्व के अंतर्गत हैं, जो पाषाण की पट्टियाँ, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपन्नों, दीवारों और मूर्तियों और प्रतिमाओं पर खुदे हुए मिलते हैं। इसमें संस्कृति और राजस्थानी भाषा प्रयुक्त होती है। इनमें से कई तो साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्व के हैं। वे गद्य और पद्य में हैं। अभिलेख अधिकतर महाजनी लिपि और हर्षकालीन लिपि में खोदे गए हैं। इन अभिलेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे दान और विजय के स्मारक हैं और प्रशस्ति या मृत्यु घटना के द्योतक हैं। तिथियां स्थापित करने और ऐतिहासिक घटनाओं तथा साहित्यिक स्थितियों को समझने में इनकी सहायता असामान्य है। मानमोरी का विक्रम संवत 770 या 713 ईस्वी का लेख है, चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति और मौर्य वंश पर प्रकाश डालता है। और अगर हम बात करें विक्रम संवत 982 यानी 925 ईस्वी में दुर्गराज के लेख में पुष्कर के तीर्थ स्थानों का वर्णन मिलता है। प्रतापगढ़ के विक्रम संवत 1003 यानी 946 ईस्वी में लेख से कृषि, समाज और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। 1953 ईस्वी में सांडेश्वर के अभिलेख से बराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर और शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में पता चलता है। इसी तरह विशलदेव चतुर्थ का बनवाया हुआ हरिकेल नाटक और उसी के राजकवि सोमेश्वर रचित ललित विग्रह नाटक, जो शिलाओं पर खुदे हुए हैं, चौहानों के इतिहास के प्रमुख साधन हैं। सांबर के उमर शाह नामक कुएं से मिला हुआ सौकलियों का एक लेख मूलराज की राज्य प्राप्ति का समय और 1998 में स्थिर करता है। इस लेख में शाकंभरी का भी उल्लेख है। बांसवाड़ा जिले के तरवाड़ा नामक ग्राम के निकट मंदिर का गदाधर की मूर्ति पर सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह का लेख है। संभवतः यह मूर्ति वहां के गुजरात से लाई गई थी या जयसिंह का संबंध इस प्रांत से रहा हो। 1150 ईस्वी का कुमारपाल का समदेश्वर का लेख चालुक्यों की विजय का द्योतक है और उसकी शिव भक्ति का समर्थक है। 1152 ईस्वी का अलणदेव का कराड़ू का लेख बड़ा ही रोचक है, जिसमें उसके राज्य की सभी जातियों को प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की अष्टमी, एकादशी और चतुर्थ तिथियों को जीव हत्या करने से रोका गया था और बताया गया था कि जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे 5 दंभ दंड भोगना होगा। और फिर 1161 ईस्वी में कुमारपाल के लेख में आबू के परमारों की वंशावली प्रस्तुत की गई है। 1208 ईस्वी का सोलंकी भीमदेव का शिलालेख आबू के शिव मंदिर के स्तंभ निर्माण और जीर्णोद्धार का वर्णन करता है। बिजोलिया की बात करें 1169 ईस्वी का लेख चौहानों के वंश का परिचायक है और उस समय की कृषि, धर्म और शिक्षा संबंधी व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। फिर 1273 ईस्वी में बिट्ठू अभिलेख से राठौड़ सिंगा की मृत्यु तिथि निर्धारित होती है। 1274 ईस्वी में रसिया की छत्री और अचलेश्वर के लेख, विक्रम संवत 1285 के लेखों से इस समय की धार्मिक स्थिति, शिक्षा की उन्नति, यज्ञ, ताप, दंड, छुआछूत, दास प्रथा आदि के विषयों पर हमें पता चलता है। इन अभिलेखों के अतिरिक्त हार्डो, सोनगरों, राठौड़ों, दहियों आदि के 8वीं और 13वीं सदी तक के कई अभिलेख हैं, जो इस युग के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का यथार्थ बोध हमें कराते हैं। फिर हम मुद्रा संबंधी चीज़ें देखते हैं। अभिलेखों की भांति सिक्के भी राजस्थान के इतिहास के निर्माण में सहायक हैं। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे और मिश्रित धातुओं के होते थे, जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह जैसे त्रिशूल, छत्र, हाथी, घोड़े, चंबर, पेड़, देवी देवताओं की आकृति, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र आदि खुदे रहते थे। तिथि क्रम, शिल्प कौशल और आर्थिक अवस्था और राजाओं के नाम और उनकी धार्मिक रुचि आदि पर ये सिक्के प्रचुर प्रकाश डालते हैं। शासक, राज्य सीमा और आदान प्रदान की व्यवस्था संबंधी जानकारी भी इसमें होती है। राजस्थान के विभिन्न भागों से मालव, शिव, योद्धे, शक आदि जनपदों के सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वे लेन देन और तोल के साधन थे। कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों में द्रंब और एला, सुवर्ण और चांदी की मुद्रा के रूप में उल्लेखित मिलते हैं। इसी प्रकार धर्वाद्र, धर्माष्ट्र, विस्पिक, अर्धविस्पिक आदि, रणकपुर, गोडवाड़ आदि मंदिरों में किए गए अनुदानों के संबंध में भी हमें वर्णन मिलता है। इन सिक्कों के साथ साथ रूपक, नागणा, नाणा आदि शब्द भी मुद्राओं के वाचक हैं। बापा का सिक्का भी 7वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध सिक्का है, जिसका वर्णन डॉक्टर ओझा ने किया है।
अन्य राजस्थानी नरेशों के छोटे मोटे आकार के सिक्के भी देखने को मिले हैं। 9वीं शताब्दी के प्रतिहारों के सिक्के भीनमाल और सांभर से प्राप्त हुए हैं। चौहानों के सिक्कों में अजय देव, सोमदेव, पृथ्वीराज तृतीय आदि के सिक्के बड़े प्रसिद्ध हैं। अजय देव के सिक्के पर पूर्व पृष्ठ में लक्ष्मी का चिन्ह है और पृष्ठ तल पर अजय देव गुदा हुआ देखा जाता है। सोमेश्वर के सिक्के पर एक तरफ बैल और दूसरी और उसका नाम अंकित है। 1293 ईस्वी के आसपास के फिरोजी सिक्के भी राजस्थान में प्रचलित थे, जो ये मेरवाड़, मारवाड़, मेवाड़ आदि के खजानों में हमें देखे जाते हैं। अब ऐतिहासिक परख साहित्य की बात करें तो देखिए, इस शीर्षक के अंतर्गत हम उन ग्रंथों की ओर संकेत करते हैं जिनकी गणना ऐतिहासिक साहित्यों में की जाती है, जिनमें इतिहास के मूल तत्व छिपे पड़े हैं। यह साहित्य काव्य ग्रंथ, गद्य पद्य साहित्य, लौकिक और भाषा साहित्य के रूप में मिलता है। जैन साहित्य, जिसका प्रमुख उद्देश्य धार्मिक है, वह भी यत्र तत्र कई ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करता है, राजस्थान की तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डालता है। बाणा के हर्षचरित्र में गुर्जरों का वर्णन मिलता है जो राजस्थान में थे। इसी प्रकार राजशेखर, क्षमेश्वर और पंपा की कृतियाँ प्रतिहारों के इतिहास और उनकी संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त काव्य रचना में जानक का पृथ्वीराज विजय अपने ढंग का एक ही ग्रंथ है। यह मूलतः काव्यपरक है और इसमें स्वभावतः अलंकारों और उपमाओं का आधिकारिक समावेश है। फिर भी सपाद लक्ष्य के इतिहास के रूप में यह ग्रंथ उपयोगी है। इससे चौहानों के शासकों में के काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक होता है। अगर हम बात करें, इसमें चौहानों के वंशक्रम पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि अजमेर का विकास प्रारंभिक शासकों के काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक होता रहा है, जिसके फलस्वरूप यह एक समृद्ध नगर बन गया। इस काव्य से पृथ्वीराज तृतीय के गुणों का भी प्रकाश पड़ता है। लेखक सम्राट के अन्य गुणों के साथ साथ यह लिखता है कि उसकी कला में बड़ी रुचि थी, जिससे उसके समय में कला और साहित्य विकास उन्मुख बने रहे। आनुषंगिक रूप से इस काव्य से उस समय की धार्मिक और सामाजिक स्थिति का बोध होता है। नयचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य और जयचंद्र के चंद्रशेखर के सृजन चरित्र ने भी चौहानों के इतिहास पर प्रकाश डाला है। काव्य साहित्य की भांति कथा साहित्य का ऐतिहासिक महत्व है और इन प्रबंधों में ऐतिहासिक व्यक्तियों को लेकर के कथानक और काल्पनिक बातों को लिया गया है। प्रसंगवश जनसाधारण और साधुओं का भी उल्लेख उसमें हो गया है, जिसके जीवंत वृत्तांत के क्रम में राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है। उदाहरण के लिए हम बात करें, मेरू तुंग ने प्रबंध चिंतामणि में 1304 ईस्वी में राजस्थान के इतिहास के संबंध रखने वाले उपादेय सामग्रियों को संकलित किया है, जिसका प्रयोग रासमाला और मुंबई गजट में खूब है। राजेश्वर के प्रबंध कोश में 1349 में कई जैन साधु, कवि, राजा और अन्य व्यक्तियों का जीवन वृत्त हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त हरिभद्र सूरी की जो समराई इच्छ कहा है, जो प्राकृत गद्य में है, उदोतन सूरी की कुबले माला है, हरिसेन का वृद्ध कथा कोश है, आदि ऐसे प्रबंध हैं जिसमें उस समय में धार्मिक और राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर हमें जानकारी मिलती है। इसमें राजस्थान के 8वीं शताब्दी में विवाह, जनजीवन, त्योहार, दंड, भेदनीति, भीलों का जीवन आदि का हमें विस्तार से वर्णन मिलता है। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को समृद्ध बनाने के लिए इन प्रबंधों का उपयोग हमने किया है। इन ग्रंथों की भांति जैन पद्मावलियों से हम बात करते हैं, जैन गुरु परंपरा और धार्मिक स्थिति का भी वर्णन नहीं मिलता, बल्कि इससे कई राजाओं के नाम, नगरों के वर्णन, व्यापारिक स्थिति आदि पर भी हमें जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए हम बात करें, खड़तरगच्छ वृद्ध गुणावली में अर्णोराज, पृथ्वीराज, समर सिंह, जैसलमेर के कर्णदेव, सुल्तान कुतुबुद्दीन आदि का वर्णन है। प्रसंगवश 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य के ऐतिहासिक विषयों में इसकी चर्चा रही है। 1336 ईस्वी की उपेशगच्छ पद्मावली, पाला की जिंदत सूर्य, जो पाला की है, जिंदत सूर्य स्तुति, श्रीधर का पार्श्वनाथ चरित्र आदि भी जैन साहित्य के अंतर्गत उपयोगी ग्रंथ है, जिसमें धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का बोध हमें मिलता है। इसके अलावा भाषा ग्रंथों में चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो का स्थान बड़े महत्व का है। वैसे तो उसका वृद्ध कलेश्वर समसामयिक नहीं है, फिर भी उसकी लघु संस्करण पृथ्वीराज तृतीय के समय के
आसपास का हो सकता है। इसके वृद्ध संस्करण में दी गई वंशावलियों और व्यक्तियों की नामावलियाँ अशुद्ध और अपूर्ण हैं, परंतु संयोगिता की कथा और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के अंश में तथ्य अवश्य हैं। पृथ्वीराज रासो के लघु संस्करणों में वर्णित कई घटनाएं परंपराओं पर आधारित हैं, जिनमें सच्चाई का भाग होना स्वाभाविक है। ऐतिहासिक साहित्य के रूप में फारसी तवारीखों के वृत्तांत भी कम महत्व के नहीं हैं। इसमें वर्णित घटनाएं सुने हुए वृत्तांत और स्वयं देखी हुई अवस्था पर अविलंबित है। चचनामा में सिंध के अरब आक्रमण के वर्णन के प्रसंग में राजस्थान से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। अल-बरूनी के वर्णन में राजस्थानी समाज और आर्थिक व्यवस्था का समावेश है। महमूद गजनबी के किताब जुनैल अखबार और अल-उतबी के तारीख़-ए-यामनी और मिनहाज-उद-दीन के तवायत-ए-नासरी आदि में यामिन राजपूत संघर्ष का अच्छा वर्णन किया गया है। हसन निजामी के ताउजल मासीर में राजस्थान में प्रथम मुस्लिम सत्ता की स्थापना की गतिविधि का उल्लेख हमें मिलता है। लेखक ने मुस्लिम राज्य की स्थापना के पूर्व और पश्चात में अजमेर की समृद्धि और पतन का हमें वर्णन दिया है। तवाक़ात-ए-नासरी में मेवातियों का वर्णन है। नागौर और जालौर में पठानों की सत्ता की स्थापना का ब्यौरा दिया गया है। इन विदेशी लेखकों के वृत्तांत प्रारंभिक राजस्थान की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक परिस्थिति पर प्रकाश डालते हैं, परंतु कुछ घटनाओं की तिथि क्रम की गुत्थियाँ सुलझाने में भी हमें प्रचुर मात्रा में सहायता मिलती है। घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। इस युग के राजस्थान के ऐतिहासिक वर्णन के कलेवर के निर्माणार्थ संक्षेप में इस प्रकार के साधन हैं। यदि इस साधनों की सहायता से राजस्थान का इतिहास लिखा जाए तो यह इतिहास अतिरंजित वर्णन से मुक्त वैज्ञानिक इतिहास होगा। एक विशेषता इस प्रकार के इतिहास में यह भी होगी कि यह केवल राजकुलों के युद्ध का विवरण नहीं करेगा, अपितु वह जनसमुदाय के धार्मिक और कला और साहित्यिक उत्कर्षों का आकर्षक चित्रण भी होगा। इन साधनों ने कर्नल टॉड ने बड़ी आशाएं व्यक्त की है और ये बताते हुए कि यदि उनका ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाए तो भारतीय इतिहास के लिए प्रचुर सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। और इस संदर्भ में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी आशा प्रकट की है कि राजस्थान के इतिहास के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सामग्री मिलती है, जिसके आधार पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाक्रम का क्रमबद्ध इतिहास लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजपूत राज्यों के उदय के पूर्व प्राचीन राजस्थान है वो किस तरीके से था। तो आपको ये ऑडियो सीरीज़ कैसे लगी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।